हम अक्सर ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां कड़ाके की ठंड हो, रात के 9:30 बज रहे हों और कोई इंसान बस स्टॉप पर खड़े होकर घर जाने के लिए बस किसी साधन का इंतजार कर रहा हो। हाँ, और आसपास का माहौल एकदम सुनसान हो रहा हो। बिल्कुल। और तभी एक गाड़ी आकर रुकती है, अंदर से आवाज आती है, सुरक्षित घर तक छोड़ने का भरोसा दिया जाता है। मतलब उस वक्त वो गाड़ी किसी वरदान से कम नहीं लगती। सही बात है, क्योंकि इंसान के तौर पर हम सब इसी बुनियादी भरोसे पर टिके हैं ना। अगर हम सड़क पर चल रहे हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक अलिखित समझौता होता है कि हम सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन क्या होता है जब सुरक्षा देने के लिए बनी वही चीज, वही भरोसा ही एक बहुत बड़े जाल में बदल जाए? ये एक बहुत ही खौफनाक विचार है। 16 दिसंबर 2012 की वो रात भारत के इतिहास में एक ऐसा ही मोड़ थी जिसने उस बुनियादी समझौते को तार-तार कर दिया। उस रात ने भरोसे को एक हथियार में बदलते देखा। आज की इस गहन चर्चा में हम उसी रात के अंधेरे में उतरने जा रहे हैं। हम सिर्फ उस अपराध की क्रोनोलॉजी को नहीं दोहराएंगे जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ, बल्कि हम उस 23 साल की लड़की ज्योति सिंह, जिसे दुनिया ने बाद में निर्भया के नाम से जाना, उसके अदम्य साहस को डिकोड करेंगे। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक अकेली लड़की के संघर्ष ने पुलिस को ऐसे सुराग दिए जिन्होंने फोरेंसिक इतिहास रच दिया, और कैसे इस एक घटना ने हमारे पूरे कानूनी ढांचे को हिलाकर रख दिया। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक संस्थागत नाकामी और हमारे सामाजिक ताने बाने की खामियों की कहानी है। और उसके बाद हुए एक अभूतपूर्व राष्ट्रीय जागरण की भी। मतलब जब कोई सिस्टम काम नहीं करता और समाज अपनी आंखें मूंद लेता है तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, ये रात उसका सबसे क्रूर उदाहरण है। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब कुछ बहुत ही सामान्य तरीके से शुरू हुआ था। मतलब ज्योति कोई बहुत रसूखदार परिवार से नहीं थी, वो एक 23 साल की फिजियोथेरेपी की छात्रा थी। हाँ, उसके पिता एयरपोर्ट पे लोडर का काम करते थे, मतलब शिफ्टों में मजदूरी करते थे ताकि उनकी बेटी पढ़ सके। बिल्कुल, वो उन लाखों मध्यम वर्गीय युवाओं का चेहरा थी जो रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हैं कि वे अपनी मेहनत से अपने परिवार की किस्मत बदल देंगे। वो एक उभरते हुए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। देखिए, एक ऐसी पीढ़ी जो संसाधनों की कमी के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत रखती है। उसका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट और आम था, अपनी पढ़ाई पूरी करना और नौकरी करना। हाँ, और अपने माता पिता के उस संघर्ष को खत्म करना जो उन्होंने उसे वहां तक पहुंचाने के लिए किया था। यही बात इस घटना को हर घर की कहानी से जोड़ देती है। सही कहा। उस शाम वो अपने दोस्त अवनींद्र के साथ साकेत के एक मॉल में फिल्म देखने गई थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई भी युवा वीकेंड पर करता है। रात करीब 9:30 बजे वे मुनीर का बस स्टैंड पर खड़े थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, ऑटो मिल नहीं रहे थे, या जो मिल रहे थे वो उस तरफ जाने को तैयार नहीं थे जहां उन्हें जाना था। ये बहुत ही आम बात है बड़े शहरों में। बिल्कुल। अब अगर हम यहाँ रुककर सोचें, भारत के किसी भी शहर में रात के समय घर लौटने की जद्दोजहद हम सबने महसूस की है। महिलाओं के दिमाग में तो एक पूरी चेकलिस्ट चलती है, रास्ता कैसा है, फोन में बैटरी है या नहीं, कोई जान पहचान का साधन मिले। और उसी चेकलिस्ट को उस रात एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से हैक कर लिया गया। हैक कर लिया गया मतलब कैसे? देखिए, जब वो सफेद प्राइवेट बस वहां रुकी तो उसमें पहले से 6 लोग मौजूद थे। उन्होंने बाकायदा आवाज लगाई कि द्वारका द्वारका। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी चाल थी। अच्छा, मतलब उन्होंने एक सुरक्षित माहौल का भ्रम पैदा किया। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक रूप से जब कोई संकट में होता है, जैसे कड़ाके की ठंड में फंसा होना, और कोई ऐसा समाधान सामने आता है जो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, तो दिमाग खतरे के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। मतलब उन्होंने उस बस को एक छलावे की तरह इस्तेमाल किया। ज्योति और उसका दोस्त बस में चढ़ गए, ये सोचकर कि ये एक रेगुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, वो बस महज एक वाहन नहीं रही। उसने एक चलते फिरते कानून विहीन द्वीप का रूप ले लिया। बस का गेट तुरंत बंद कर दिया गया। अरे बाप रे! खिड़कियों के पर्दे खींच दिए गए और अंदर की लाइटें बुझा दी गई। ये अपराधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। दिल्ली जैसे शहर में जहां हर जगह कोई ना कोई होता ही है, एक बस की लाइटें बुझाकर मुख्य सड़कों पर कैसे घूमा जा सकता है? क्या ये किसी को अजीब नहीं लगा? यही तो वो शहरी अंधापन आता है जिसका अपराधियों ने फायदा उठाया। खिड़कियों पर पर्दे लगाना और लाइटें बुझाना, यह सिर्फ बस को बंद करना नहीं था। तो और क्या था?
ये उस बस को समाज की नजरों से अदृश्य कर देना था। अपराधियों की मानसिकता ये होती है कि वो अपने लिए एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट तैयार करें जहां बाहर की दुनिया का कोई नियम लागू ना हो। उफ, मतलब अंदर बैठे 6 लोग शराब के नशे में थे और उन्होंने उस बस को एक ऐसी सेल में बदल दिया जहां से आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। हाँ, और फिर वो हैवानियत शुरू हुई। पहले उन्होंने ज्योति और उसके दोस्त पर गंदे कमेंट्स किए, और जब अवनींद्र ने इसका विरोध किया तो उन्होंने उसे लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा, मतलब जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। बिल्कुल। इसके बाद उन 6 दरिंदों ने ज्योति के साथ जो किया, उसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। हम उन क्रूर विवरणों में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ एक बात जो सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है ज्योति का प्रतिरोध। हाँ, उसने सिर्फ हार नहीं मानी। और यही बात इस केस को मनोवैज्ञानिक और कानूनी दोनों स्तरों पर अलग बनाती है। देखिए, सामने 6 हट्टे-कट्टे नशे में धुत आदमी थे जिनके पास हथियार थे। कोई भी सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में फ्रीज हो सकता है या पूरी तरह से सरेंडर कर सकता है। सही बात है, लेकिन ज्योति ने संघर्ष किया। उसने उन्हें धक्का दिया, रोकने की पूरी कोशिश की, और सबसे अहम बात, अपने बचाव में उसने उन हमलावरों को दांतों से काटा। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हम आगे फॉरेंसिक जांच में बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले मैं बस के बाहर की दुनिया पे आना चाहती हूँ। करीब 1 घंटे तक वो बस दिल्ली की सड़कों पर घूमती रही। अमानवीय अत्याचार होता रहा, और फिर रात 10:30 बजे के आसपास उन्होंने ज्योति और उसके दोस्त को महिपालपुर के पास एक सुनसान सड़क पर फेंक दिया। खून से लथपथ, कड़कड़ाती ठंड में। और बाहर की दुनिया का रवैया क्या था? गाड़ियां गुजरती रहीं, मतलब किसी ने रोका नहीं। सड़क पर पड़े 2 लहूलुहान लोगों को देखकर भी गाड़ियों का न रुकना, यह हमारे समाज की एक बहुत ही परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। इसे मनोविज्ञान में बायस्टैंडर इफेक्ट या डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ मनोविज्ञान है? मुझे तो ये पूरी तरह से संवेदनहीनता लगती है। मतलब कोई किसी को मरते हुए कैसे छोड़ सकता है? संवेदनहीनता इसका सिर्फ एक ऊपरी आवरण है। देखिए, इसके पीछे गहरा संस्थागत डर काम करता है। भीड़ में हर इंसान ये सोचता है कि कोई और मदद कर देगा। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी टालना। हाँ, लेकिन भारत के संदर्भ में एक और चीज है, कानूनी और पुलिसिया पछड़ों का डर। लोगों के दिमाग में ये बसा होता है कि अगर मैंने मदद की तो पुलिस मुझसे ही पूछताछ करेगी, मुझे ही बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। एक मददगार को गवाह बनाकर जिस तरह से परेशान किया जाता रहा है, उसने समाज को ये सिखा दिया है कि बस अपने काम से काम रखो। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। सिस्टम का डर इंसानियत पर हावी हो गया। खैर, अंततः एक राहगीर ने हिम्मत दिखाई और पुलिस को फोन किया। पीसीआर वैन उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले गई। और जब डॉक्टरों ने ज्योति को देखा तो वे सन्न थे। मेडिकल इतिहास में शायद ही किसी ने शरीर को इस तरह से तोड़े जाने का कोई मामला देखा हो। उसकी आंतें तक शरीर से बाहर निकाल ली गई थी। उफ। लेकिन यहीं पर उस लड़की की अविश्वसनीय मानसिक शक्ति सामने आती है। शरीर लगभग खत्म हो चुका था, दर्द ऐसा जिसे कोई मेडिकल स्किल नाप नहीं सकता। फिर भी जब पुलिस अधिकारी उसका बयान लेने पहुंचे तो वह डरी हुई नहीं थी। हाँ, उसने पूरी स्पष्टता से अपना बयान दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। ये वाक्य सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब उन 6 लोगों ने सोचा था कि वे उसे सड़क पर फेंककर उसे पूरी तरह से मिटा देंगे, उसकी आवाज छीन लेंगे। लेकिन उन्होंने सिर्फ उसके शरीर को तोड़ा था। उसकी इच्छा शक्ति, उसका दिमाग पूरी तरह से अजेय था। बिल्कुल। और उसका वो बयान, वो जिद ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। तत्कालीन डीसीपी छाया शर्मा और उनकी टीम के सामने एक ऐसा केस था जो लगभग असंभव लग रहा था। असंभव इसलिए क्योंकि लाखों की आबादी वाला शहर, रात का अंधेरा, और सुराग के नाम पर क्या था? सिर्फ ये जानकारी कि एक सफेद रंग की बस थी जिस पर यादव लिखा था, और बस के अंदर लाल रंग की सीटें थी। दिल्ली और एनसीआर में हजारों सफेद बसें चलती हैं। ये तो ऐसा था जैसे किसी शहर का नक्शा महज उसकी परछाइयों के आधार पर बनाना हो। बिना नंबर प्लेट, बिना किसी सीसीटीवी फुटेज के उस एक बस को कैसे खोजा जा सकता है? उन्होंने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया। अच्छा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से सारी सफेद बसों की लिस्ट निकलवाई गई और पुलिस को एक छोटा सा सुराग रविदास कैंप से मिला। रविदास कैंप? वहां क्या मिला? वहां रहने वाला राम सिंह, जो एक बस ड्राइवर था, घटना के अगले दिन अजीब व्यवहार कर रहा था। अजीब व्यवहार मतलब क्या कर रहा था वो? वो अपनी बस को धो रहा था, और वो भी बहुत ही बारीकी से,
अपराधियों का पहला रिफ्लेक्स होता है सबूत मिटाना। पुलिस की टीम वहां पहुंची और उन्होंने उस सफेद बस को देखा। बस धुल चुकी थी, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक टीम को कोनों में और सीटों के नीचे खून के निशान मिल गए। अरे वाह! मतलब 24 घंटे के भीतर बस मिल गई और उसी के साथ राम सिंह, मुकेश, विनय, पवन, अक्षय और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल। और अब यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ फॉरेंसिक विज्ञान ने वो काम किया जो भारत के आपराधिक न्याय के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, हमने पहले जिक्र किया था कि ज्योति ने संघर्ष करते हुए हमलावरों को दांतों से काटा था। हाँ, और यही वो अचूक सुराग था जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। पुलिस ने टीथ बाइट टेस्ट या कहें कि फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी का सहारा लिया। थोड़े से विस्तार से समझते हैं। दांत के काटने के निशान से अदालत में किसी को दोषी कैसे साबित किया जा सकता है? मतलब त्वचा तो अपना आकार बदलती है ना, निशान तो कुछ दिन में हल्के हो जाते हैं। ये इतना पुख्ता सबूत कैसे बना? ये एक बहुत ही दिलचस्प और जटिल विज्ञान है। देखिए, हर इंसान के दांतों की बनावट, उनके बीच का गैप, उनका अलाइनमेंट और उनके किनारे उतने ही यूनिक होते हैं जितने कि हमारे फिंगरप्रिंट्स। अच्छा, जैसे फिंगरप्रिंट्स मैच होते हैं वैसे ही? जब कोई पूरी ताकत से किसी को काटता है तो त्वचा के नीचे के ऊतकों में यानी टिश्यूज में बहुत गहरे निशान और ब्रूजिंग हो जाती है। मतलब वो निशान सिर्फ सतह पर नहीं होते, गहराई तक जाते हैं। एकदम सही। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने आरोपियों के शरीर पर मौजूद उन काटने के निशानों की हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफी की। फिर उन्होंने ज्योति के दांतों का एक प्लास्टर कास्ट या ढांचा बनाया। और जब उन्होंने ज्योति के दांतों के 3D मॉडल को आरोपियों के शरीर पर मिले निशानों के साथ सुपर इम्पोज किया तो वे 100% मैच कर गए। बाप रे! इसका सीधा मतलब ये है कि ज्योति ने अनजाने में ही सही उन अपराधियों के शरीर पर अपना हस्ताक्षर छोड़ दिया था। उसने बता दिया था कि यही वो लोग हैं। हाँ, ये सिर्फ आत्मरक्षा नहीं थी, ये न्याय सुनिश्चित करने का एक तरीका बन गया। इस वैज्ञानिक सबूत के कारण आरोपियों के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। वो ये नहीं कह सकते थे कि वे उस बस में नहीं थे। ये तो अद्भुत है। और इसी वजह से महज 27 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। बिल्कुल। लेकिन एक तरफ जहां पुलिस और कानूनी प्रक्रिया इतनी तेजी से काम कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सफदरजंग अस्पताल में ज्योति जिंदगी की जंग लड़ रही थी। शरीर में संक्रमण फैलता जा रहा था। हाँ, और पूरा देश एक हो गया था। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में प्रार्थनाएं हो रही थीं। लोग इंडिया गेट पर मोमबत्तियां लेकर खड़े थे। सरकार ने हालत बिगड़ते देख उसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल भेज दिया। वो समय ऐसा था जैसे पूरे देश ने अपने सांसें रोक रखी हों। हर कोई उस एक बुलेटिन का इंतजार कर रहा था कि शायद वो बच जाए। लेकिन 29 दिसंबर 2012 को वो खबर आई जिसने सबकी उम्मीदों को तोड़ दिया। ज्योति नहीं रही। उफ! और उस निधन के साथ जो हुआ वो भारत के इतिहास में अभूतपूर्व था। एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा जिसने देश की राजधानी को ठप कर दिया। हाँ, राजपथ, जंतर मंतर, रायसीना हिल, जहां देखो वहां सिर्फ युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग सड़कों पर थे। और उनके हाथ में कोई राजनीतिक झंडा नहीं था। उनकी सिर्फ एक मांग थी कि हमें न्याय चाहिए। ये समझने वाली बात है कि इतना गुस्सा क्यों फूटा। हर दिन अपराध होते हैं, लेकिन इसी केस ने पूरे देश को क्यों झकझोर दिया? क्योंकि निर्भया एक प्रतीक बन गई थी। हाँ, हर महिला ने, हर पिता ने, हर भाई ने उस लड़की में खुद को या अपने किसी करीबी को देखा। बिल्कुल, वो गुस्सा सिर्फ उस एक घटना को लेकर नहीं था, वो उस रोजमर्रा के डर, उत्पीड़न और असुरक्षा को लेकर था जिसे महिलाएं हर दिन चुपचाप सहती हैं। ये एक सामूहिक विस्फोट था उस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जहां एक महिला रात के 9:30 बजे अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच सकती। और उसी जन आक्रोश का नतीजा था कि सरकार को झुकना पड़ा। कानूनों में बदलाव हुए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लाया गया, जिसमें यौन अपराधों की परिभाषा को सख्त किया गया। हाँ, इस केस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया और सुनवाई के दौरान ही मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। सही। इसके बाद सितंबर 2013 में बाकी 4 वयस्क दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को दोषी ठहराया गया। अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला माना और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। अब यहाँ आकर मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। मतलब अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गया था, पुलिस की चार्जशीट 27 दिन में आ गई थी, सबूत बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे, तो उन दरिंदों को फांसी के फंदे तक पहुंचने में 7 साल क्यों लग गए?
20 मार्च 2020 को जाकर उन्हें फांसी हुई। ये 7 साल का फासला क्यों? यहीं पर हमारे न्यायिक सिस्टम के लूप होल्स और कानूनी पेचीदगियां उजागर होती हैं। देखिए, हमारा संविधान हर व्यक्ति को, चाहे उसने कितना भी जघन्य अपराध क्यों न किया हो, अपनी रक्षा के लिए अंतिम विकल्प तक जाने का अधिकार देता है। अच्छा, दोषियों के वकीलों ने कानून के इन्हीं प्रावधानों को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने जानबूझकर सिस्टम को हैक किया। ये कैसे काम करता है? हाँ, देखिए, नियम यह है कि अगर एक ही केस में कई दोषी हों तो उन्हें अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती। अब उन्होंने क्या किया, एक दोषी राष्ट्रपति के पास दया याचिका यानी मर्सी पिटिशन लगाता। कोर्ट की प्रक्रिया रुक जाती। जब उसकी याचिका खारिज होती तो दूसरा दोषी अपनी याचिका लगा देता। जैसे ही दूसरे के खारिज होती, तीसरा लगा देता। अरे बाप रे! मतलब वे एक साथ याचिका लगाने के बजाय एक के बाद एक सीक्वेंशियल तरीके से याचिकाएं लगा रहे थे? बिल्कुल, जिससे हर बार फांसी की तारीख टल जाती। हाँ। और घड़ी फिर से रीसेट हो जाती। ये तो न्याय के साथ एक बहुत भद्दा मजाक था। वो लोग कानून की खामियों का फायदा उठाकर मौत से आंख मिचौली खेल रहे थे। सही कहा। और हर बार जब तारीख टलती थी तो वो ज्योति के माता पिता के लिए एक नया सदमा होता था। लेकिन हमें उस परिवार के अटूट धैर्य को भी सलाम करना होगा। वे 7 साल तक हर पेशी में खड़े रहे। हाँ, वे टूटे नहीं। अंततः कानून के सारे रास्ते बंद हुए और 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल में उन चारों को फांसी दे दी गई। उस सुबह ज्योति की मां ने जो कहा था, वो शब्द बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा था, आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है। आज देश की हर बेटी को इंसाफ मिला है। इस एक घटना ने, इस एक लड़की के साहस ने पूरे देश को बदल कर रख दिया। सिर्फ कानून ही नहीं बदले, बल्कि समाज का नजरिया भी बदला। हाँ, सबसे बड़ा बदलाव तो शायद हमारी बातचीत के तरीके में आया। 2012 से पहले यौन हिंसा, महिला सुरक्षा, सहमति यानी कंसेंट जैसे विषयों पर बंद कमरों में फुसफुसाकर बात होती थी। बिल्कुल, इस केस ने उस झिझक को खत्म कर दिया। डाइनिंग टेबल से लेकर न्यूज रूम तक पहली बार समाज ने अपनी इस गंदगी पर खुलकर बात की। ये सच है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है जिस पर हमें नजर डालनी चाहिए। कानून बदल गए, फांसी हो गई, सीसीटीवी कैमरे लग गए, लेकिन क्या जमीनी हकीकत सच में बदल गई? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो चेकलिस्ट जो महिलाएं घर से निकलते वक्त अपने दिमाग में बनाती हैं, वो खत्म हो गई? और यही बात हमें आज की चर्चा के अंतिम और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आती है। जब भी 16 दिसंबर की उस सर्द रात को याद किया जाता है तो अक्सर दिमाग में सिर्फ वो बस, वो दरिंदे और वो हैवानियत आती है। हम उस अपराध के अंधेरे में खो जाते हैं। हाँ, लेकिन हमें उस 23 साल की लड़की का वो अदम्य साहस याद आना चाहिए। उसने उन हमलावरों को सिर्फ बस में ही नहीं हराया, उसने उन्हें कोर्टरूम में भी हराया। सही बात है। उस रात इंसानियत हार रही थी, लेकिन ज्योति ने उसे पूरी तरह से हारने नहीं दिया। उसने अपने शरीर पर ऐसे सुराग छोड़ दिए जो आने वाले समय में न्याय का सबसे बड़ा हथियार बने। बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है कि हमने उस अपराध से क्या सीखा। सवाल ये है कि एक समाज के रूप में क्या हम उस लड़की के साहस के लायक बन पाए हैं? क्या हमने अपने आसपास की सड़कों को, अपनी सोच को इतना सुरक्षित बना लिया है कि किसी और को फिर कभी उस अंधेरी खाई का सामना ना करना पड़े? ये सवाल किसी अदालत या किताब का नहीं है। हाँ, ये सवाल हम सबका है। जब अगली बार कोई भी इंसान रात के अंधेरे में किसी बस स्टॉप पर खड़ा हो तो ये सोचना जरूरी है कि वो भरोसा जिसे हम सब महसूस करना चाहते हैं, उसे कायम रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय और नई गहराइयों के साथ।